हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो, हमने एक चीज़ नोटिस किया था लास्ट लेक्चर में कि न्यूक्लियर फिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है कि अगर उसको कंट्रोल में रखा जाए तो डेफिनेटली हम उसको पॉजिटिवली कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव उसका यूज़ कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वो अनकंट्रोल वे में आगे बढ़ती है, चेन रिएक्शन आगे बढ़ती है, तो ऐसे केस में वो डेफिनेटली एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाती है ना। तो इसीलिए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था कि अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो ऐसे केस में इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बॉम्ब, और अगर वो कंट्रोल्ड है तो ऐसे केस में हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर हम उसको कंट्रोल करके अगर यूज करते हैं तो यही न्यूक्लियर एनर्जी हमें इलेक्ट्रिक पावर भी दे सकती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे वो जनरेटर नहीं होता है, लेकिन उसमें से वही न्यूक्लियर एनर्जी में से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे वो प्रोड्यूस नहीं बोला जा सकता है, उसको कन्वर्जन बोला जा सकता है ना। हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके सामने जो डायग्राम है वो इसका एक बेसिक नमूना है। रियलिटी में आप अगर हो सके तो अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हो और आपको मौका मिले तो एक बार एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट एक बार जाके विजिट कर लेना, तो आपको समझ में आ जाए कि कितने मतलब सिक्योरिटी के साथ उसको कंट्रोल में रखा जाता है ना। वो सारी चीज़ें आपको वहां पे जाके समझ में आएगी। तो अगर मौका मिलता है तो एक बार जरूर देखिएगा लाइफ में कि भाई वहां पे कितनी सिक्योरिटी होती है। और उससे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि भाई ये यहाँ पे हमें लगता है कि प्रोसेस ये समझने में बहुत ही आसान है ना। मैं अभी समझाऊंगा आपको, तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम जो भी है वो बहुत ही इजी है समझने के लिए, बहुत ही इजी है। करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है बस बस इजीली आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और सबसे बड़ा यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई यहाँ से जो वेस्ट निकलता है ना, वो वेस्ट को कहाँ रखे, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि भाई इसको गार्बेज बैग में पैक करके बाहर फेंक दो, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही होता है कि भाई उसके गार्बेज को क्या किया जाए। यही सबसे बड़ा उसका डिसएडवांटेज भी मान लेते हैं कि यहां से जो वेस्ट निकलता है उसको क्या करेंगे, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना। तो चलिए पहले तो ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं, तो आपको आइडिया आ जाए कि ब्लॉक डायग्राम बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, है ना। लेकिन सच बात बताऊं तो उसको कंट्रोल में रखना, ये प्रोसेस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों यहाँ पे ना हमारे पास दो लूप में ये ब्लॉक डायग्राम बटा हुआ है। देखो, उसका एक पार्ट होता है जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी लूप। अभी एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है वो पहले समझ लो। ये जो आपको चेंबर दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको चेंबर दिख रहा है इसको बोला जाता है रिएक्टर प्रेशर वेसल। इसके अंदर होता है रिएक्टर कोर, जहां पे फिशन प्रोसेस की जाती है ना। जो रिएक्टर कोर होता है, कई बार ना इसको फिशन चैम्बर भी बोला जाता है, फिशन चैम्बर, जहां पे न्यूक्लियर फिशन वाली प्रोसेस होती है ना। न्यूट्रॉन को हम स्लो न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करते हैं यूरेनियम के पास। एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे जो सोर्स के तौर पे जो भी यहाँ पे यूरेनियम लिया जाएगा उस वो यूरेनियम होगा 235, यूरेनियम 235 वाला आइसोटोप यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे यूरेनियम 238 भी हमारे पास आइसोटोप होता है, लेकिन उसको यहाँ पे यूज नहीं करें, वो फिशनेबल नहीं है। यूरेनियम 238 फिशनेबल नहीं है, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी यूज होता है वो 235, यूरेनियम 238 में होता क्या कि वो प्लूटोनियम में हाईली रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारे लिए हमारे काम का नहीं है ना। तो हम यहाँ पे जो भी इस्तेमाल करते हैं वो यूरेनियम 235 वाला आइसोटोप यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूज होता है सोर्स के तौर पे यूरेनियम 95 लिखे, 92 235, ठीक है, 92 235। तो यहाँ पे ये जो रिएक्टर कोर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होती है, जो हम स्टडी कर चुके हैं कि न्यूक्लियर फिशन होता क्या है। ठीक है, इसको फिशन चैम्बर भी बोला जाता है। अभी होता यह है कि हमें पता है कि न्यूक्लियर फिशन जब भी होता है तो एक फिशन के दौरान कितनी ज्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिड्यूस होता है, रिलीज होती है, रिड्यूस नहीं बोलेंगे, सॉरी गलती से बोल गया, रिलीज होती है। तो इतनी एनर्जी को करेंगे क्या। तो भाई ये जो चैम्बर आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर पानी भरा होता है, या तो H2O होता है या तो D2O को हाई हम हार्ड वाटर भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो हार्ड वाटर होता है। तो ये वाटर जो भी है, यहाँ पे वाटर जो भी, हम इसको मान लेते हैं कि अभी पानी है, ठीक है, H2O है। तो ये H2O जो भी है वो यहाँ से ये जो चैम्बर में जो हीट प्रोड्यूस हुई है ना, एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के कारण यहाँ का जो पानी है वो गर्म हो जाता है।
और ये हॉट वाटर जो भी है उसको ये पाइप के द्वारा यहां से ये दूसरी चेंबर में ले जाया जाता है। ये जो चेंबर है इसको ये चेंबर को बोला जाता है स्टीम जनरेटर। अभी ये चेंबर का एक स्पेसिफिक रोल होता है। ये चेंबर के अंदर भी पानी भरा हुआ आता है, देखो यहां पे ये पानी भरा हुआ होता है। जब भी ये हॉट वाटर यहां से ये पाइप से गुजरता है, ये पाइप के द्वारा नीचे उतरता है, तो जब भी ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है, वैसे डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा लेकिन पाइप के थ्रू वो हीट को रिलीज करेगा ये वाटर के अंदर। इसकी वजह से होता क्या है कि यहां का जो पानी है ना वो यहां पे वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट, वेपर नहीं बोलेंगे, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है ना। और ये स्टीम जो भी जनरेट होती है, ये जनरेट हुई हुई स्टीम आप ध्यान से देखोगे तो ये यहां से हाई प्रेशर वाली स्टीम जो भी है इसको यहां से ये चैम्बर में लाया जाता है। लेकिन पहले ये लूप को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां से हॉट वाटर जो भी है वो नीचे उतारा जाता है, इस तरीके से वो नीचे आता है, यहां के पानी के साथ वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, मतलब कि अपनी जो हॉट एनर्जी, हीट एनर्जी जो भी है उसको रिलीज करता है। उसकी वजह से यहां का पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो पानी था जिसने अपनी हीट रिलीज कर दी है वो अभी हम मानेंगे कि वो कूल वाटर हो चुका है, मतलब कि ठंडा पानी हो चुका है ना, उसने अपनी हीट रिलीज कर दी है। तो अभी ये ठंडा पानी पंप के द्वारा वापस हाई प्रेशर से यही वेसल के अंदर वापस उसको एंटर करवा दिया जाता है। तो ये जो लूप होती है ना, ये जो लूप बनी, आपको एक लूप नजर आएगी, देखो ध्यान से। तो ये लूप को बोला जाता है प्राइमरी लूप। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी लूप, है ना। वर्किंग बहुत ही आसान है। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो भी फिशन प्रोसेस की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, सर्टेन इन द रेंज ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बड़ी एनर्जी होती है। आसपास का जो ये पानी होता है, यहाँ पे दो टाइप के पानी यूज होते हैं, या तो हार्ड वाटर या तो आप सॉफ्ट वाटर मान लो, मतलब कि H2O और D2O, ठीक है। तो ये पानी जो भी है वो गर्म हो जाता है, वो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हॉट वाटर बन जाता है और यही पानी को ये चैम्बर में लाया जाता है जिसको हम स्टीम जनरेटर बोलते हैं। और यहां से पास करवा के जैसे वो अपनी एनर्जी खो देगा तो अभी वो ठंडा पानी वापस ये पंप के द्वारा हाई प्रेशर से वापस यही वेसल के अंदर एंटर करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो लूप बनती है इसको बोला जाता है प्राइमरी लूप। अभी सेकेंडरी लूप में क्या होता है, तो भाई यहां से जो हमारे पास स्टीम जनरेट हुई है, स्टीम जो भी जनरेट हुई है, क्योंकि वो स्टीम जनरेट हुई है हाई प्रेशर की, तो ये हाई प्रेशर वाली स्टीम जब भी यहां से टरबाइन के अंदर दाखिल करवाई जाती है तब ये हाई प्रेशर की वजह से ये टरबाइन को क्या करती है, घुमाती है ना। और टरबाइन घूमता है तो बाकी की आगे की कहानी आपको पता ही है, क्योंकि हम जनरेटर पढ़ चुके हैं, है ना। हम जनरेटर स्टडी कर चुके हैं। तो ये टरबाइन घूमता है, इसकी वजह से जो भी प्रोसेस होती है, ये आगे की प्रोसेस, ये सेक्शन की प्रोसेस आपको पता है, इसीलिए शायद यहां पे डिटेल में ये सेक्शन को समझाया नहीं जाता है ना। हमें पता है कि टरबाइन घूमने की वजह से यहां से ये जो टरबाइन घुमा है तो ये इसकी काइनेटिक सॉरी मैकेनिकल जो भी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है थ्रू दी जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये टरबाइन को घुमाती है, हाई प्रेशर जो भी स्टीम है वो टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन घूमता है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हम यहां से इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर पाते हैं ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अभी होता क्या है कि यहाँ की जो हाई प्रेशर वाली जो स्टीम है वो टरबाइन को घुमा देती है तो काफी सारी अपनी एनर्जी लॉस कर देती है। मतलब कि अभी ये जो स्टीम है जो हाई प्रेशर पे थी, जैसे ही टरबाइन को घुमाने के बाद यहां पे पहुंचती है तो अभी वो लो प्रेशर पे आ चुकी है। अभी यही लो प्रेशर स्टीम को क्या किया जाता है, लो प्रेशर स्टीम को ये चैम्बर में लाया जाता है जिसको स्टीम कंडेंसर बोला जाता है। ये जो हमारे पास ये जो चैम्बर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टीम कंडेंसर। तो टरबाइन को घुमाने के बाद जो स्टीम यहां पे बची है, ये सारी बची है मतलब कि वही है, लेकिन उसने अपनी हाई प्रेशर पे थी, उसने अपनी सारी मतलब काफी ज्यादा एनर्जी उसने टरबाइन को घुमाने में लगा दी थी। तो इसमें से अभी जो बची है एनर्जी, उतनी एनर्जी जिसको हम लो प्रेशर स्टीम बोलेंगे, तो ये स्टीम वापस ये स्टीम कंडेंसर वाले सेक्शन में आएगी। यहां पे आप देखो एक पाइप दिखाया गया है और यहां पे बोला है कूलेंट इन एंड यहां से कूलेंट आउट। बच्चों ये कूलेंट का जो मेन रोल होता है उसका रोल यही होता है कि भाई ये क्या करे, तो ये वापस एनर्जी को, जो हीट एनर्जी है उसको सक कर ले और जो यहाँ पे स्टीम है, जो लो प्रेशर वाली स्टीम है, वो स्टीम में से वो हीट को निकाल ले। अभी अगर मैं स्टीम में से हीट को निकाल देता हूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस वाटर के अंदर। अगर हम वाटर को और हीट एनर्जी देते ही रहते तो आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस वो कन्वर्ट हो जाती है स्टीम के अंदर, है ना। लेकिन मान लो कि अगर मैं उसमें से एनर्जी, स्टीम में से एनर्जी निकाल लूं तो अब वो कन्वर्ट हो जाएगी वापस वाटर में। तो यही स्टीम को वापस रीयूज करने के लिए यहां से कूलेंट भेजा जाता है। ये कूलेंट का काम होता है कि ये जो स्टीम है यहाँ पे उसमें से हीट को एब्जॉर्ब कर लेना, है ना। तो यहां से ये जो कूलेंट वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब करके वापस यहां से बाहर आ जाएगा और ये जो यहाँ की जो स्टीम है जो इसके साथ कॉन्टेक्ट में आएगी, ये पाइप के साथ जहां से कूलेंट पास होता है,
उसके साथ कांटेक्ट में आएगी तो वहां से अपनी हीट एनर्जी को रिलीज कर देगी। अल्टीमेटली हीट होती क्या है? इट इज वन काइंड ऑफ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आप मोलिक्यूल लेवल पे देखोगे तो उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशन की वजह से दो मॉलिक्यूल लेवल पे उनके उनके बीच में कोलिजन होता है, और कोलिजन की वजह से यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होती है ना। तो ऐसे यहाँ पे कोलिजन हुआ, एनर्जी एक्सचेंज हुई, कूलेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और जो स्टीम थी उसने एनर्जी घुमा दी, तो इसकी वजह से वो वाटर में कन्वर्ट होके वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। वाटर को वापस दोबारा यहां से पंप के थ्रू इसको ये वाले स्टीम जनरेटर चैम्बर में भेजा जाता है। तो ये जो लूप आपको दिख रही है, इस लूप को बोला जाता है सेकेंडरी लूप। ठीक है, तो बस ये दो सेक्शन में बता होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर। It is divided in two parts. One होते प्राइमरी लूप and another one is the secondary loop. देखो देखने में तो चीजें बहुत ही आसान लगती है ना। ये समझने के लिए, देखने के लिए बहुत ही आसान है कि भाई करना कुछ भी नहीं, यहाँ से पानी को पास करवाए, यहाँ का पानी है एनर्जी एब्जॉर्ब करके गर्म हो गया, और ये हॉट वाटर यहाँ से ये पाइप के द्वारा यहाँ से भेजा गया और ये नीचे उतरा। जब नीचे उतरा तब यहाँ पे ये जो स्टीम जनरेटर चैम्बर है, यहाँ पे जो पानी था उसने इसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और वो वाष्प में कन्वर्ट हो गए, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गए। वो स्टीम यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंचने के बाद टरबाइन को घुमाया, घुमाने के बाद उसने अपना जो हाई प्रेशर पे थी अपनी काफी सारी एनर्जी उसने घुमा दी थी, तो इसकी वजह से अभी ये स्टीम लो प्रेशर पे आ चुकी है, और यहां से कूलेंट के द्वारा वो स्टीम जो भी है वो कूलेंट, देखो कूलेंट का रोल इतना है कि वो यहां से पाइप में से घुमा फिरा के वापस बाहर आ जाए ना, घूम फिर के वापस बाहर आ जाए। लेकिन जब ये स्टीम ये पाइप के साथ कांटेक्ट में आएगी तो वो अपनी एनर्जी घुमा देगी, ये जो कूलेंट है अंदर का वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये जो स्टीम है उसमें से एनर्जी निकाल लेते हैं, तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और वही वाटर वापस पंप के द्वारा यहाँ पे भेजा जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ से जो गर्म पानी आया था वो पानी ठंडा हो गया, क्योंकि उसने यहाँ के जो आसपास के वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसको एनर्जी दे दी थी, तो यहां से वो वापस ठंडा पानी यहां से पंप के द्वारा ये चैम्बर में भेजा जाता है, वापस वही गर्म होकर वापस यही कहानी चलती रहती है ना। तो देखने के लिए तो ये चीजें बहुत ही आसान है। इवन मैं इतना बोल सकता हूं कि यहाँ पे जितना यहाँ पे हमें देखने को इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है। खैर देखने जाए तो ये सेकेंडरी लूप में तो बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ इतना मतलब नहीं होता है, लेकिन जो भी सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग जो भी मांग लेता है वो बंदा है रिएक्टर। भाई ये जो रिएक्टर कोर है ना, जिसको हम फिशन चैम्बर बोलते हैं, भाई इसको कंट्रोल करना, ये रिएक्टर वाला जो चैम्बर है ना, ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है, मतलब कि ये सबसे सेंसिबल पार्ट होता है, इसको कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी होता है ना। तो प्राइमरी लूप में सबसे ज्यादा यहाँ पे कंट्रोलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अभी कौन सी दिक्कतें आती है यहाँ पे, कौन से हमारे पास ट्रबल आती है इसको कंट्रोल में रखने के लिए, ठीक है, तो वो भी अब समझेंगे। तो ये काफी सारा हिस्सा हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग जहां पे चाहिए वो है यहाँ का रिएक्टर कोर, जिसको हम फिशन चैम्बर बोलते हैं, है ना, जिसके अंदर फिशन प्रोसेस हो रही है ना। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो वहां पे कंट्रोल कैसे लाया जाता है, और क्या क्या यहाँ पे हमारे पास चैलेंजेस आती है, उसको हम कैसे टैकल करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये न्यूक्लियर रिएक्टर का जो वर्किंग है वो समझ में आ चुका है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना। तो अभी ये समझते हैं कि कैसे कैसे हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं और उसको कैसे टैकल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफिकल्टीज अकर्स इन दी चेन रिएक्शन। अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस है वहां पे अल्टीमेटली हमें चेन रिएक्शन दिखेगी, है ना, चेन रिएक्शन दिखेगी। मैंने समझा था न्यूक्लियर फिशन में होता क्या है कि अगर मैंने यूरेनियम को तोड़ा तो उसमें से 3 न्यूट्रॉन बाहर है, ऐसे 2 पार्ट में तो डिवाइड होगा, है ना, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, लेकिन उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होंगे, और वो जो 3 न्यूट्रॉन होते हैं वो किसी और यहाँ पे यूरेनियम 235 एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, और वो अलग 2 पार्ट में टूटेगा और 3 को ऐसे छोड़ता जाएगा। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू ही रहती है ना। अगर आप उसको कंट्रोल कर सके तो भाई, अगर वो कंट्रोल में है तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं है उसका, तो भाई वो डेफिनेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है ना। तो यहां पे भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे फिशन चैम्बर के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती है और उसको हम कैसे टैकल करते हैं ये जानना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो डिफिकल्टीज अकर्स इन द चेन रिएक्शन। पहली डिफिकल्टी ध्यान से सुनिएगा, इन न्यूक्लियर फिशन slow neutrons are much more likely to cause fission in uranium 92-235 than the fast neutron। देखो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो सोर्स के तौर पे लिया जाता है वो यूरेनियम 235 होता है। यूरेनियम 235 आइसोटोप को यहाँ पे यूज किया जाता है, 238 को नहीं यूज कर सकते, है ना। तो यूरेनियम 235 आइसोटोप यहाँ पे यूज होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैंने आपको समझाया था कल के ही लेक्चर में, मैंने न्यूक्लियर फिशन के अंदर आपको समझाया था कि फास्ट न्यूट्रॉन कभी भी
फिशन प्रोसेस कर नहीं पाते हैं। फिशन प्रोसेस के लिए हमें स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। फास्ट न्यूट्रॉन क्या होते हैं कि पेनिट्रेट करके निकल जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एकदम बेसिक एग्जांपल है। वैसे इसके पीछे का रीजन कुछ अलग होता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि आपको मैं बोलूं कि किसी बंदूक में से गोली को छोड़ो, है ना। बंदूक में से किसी गोली को छोड़ा जाए और मैं आपके सामने एक लकड़े का एक ब्लॉक रखता हूं, मैं बोलूं कि इसके अंदर, मतलब कि इससे थोड़े दूर रख के आप बंदूक में से गोली को ढाई करके छोड़ो, ठीक है। तो हो सकता है कि वो गोली, वो जो लकड़े का टुकड़ा है, जो ब्लॉक है, उसको पेनिट्रेट करके, उसको पास करके बाहर निकल जाए। हो सकता है कि उसको पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाए, है ना। पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि बंदूक को छोड़ो, आप एक काम करो, हाथ से गोली को उसके ऊपर फेंको, तो क्या वो पेनिट्रेट कर पाएगी? क्या वो उसके अंदर दाखिल भी हो पाएगी गोली? नहीं हो पाएगी, है ना। तो सीधी सी बात होती है कि स्लो होना एंड फास्ट होना, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर कोई फास्ट है, अगर बहुत फास्ट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में वो जो होगा बंदा, वो पेनिट्रेट करके निकल जाएगा। हो सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करे ऐसा दिखना जरूरी है। आपको ऐसा दिखना चाहिए कि यूरेनियम के न्यूक्लियस ने यह न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। यहाँ पे ये नहीं दिखना चाहिए कि भाई नहीं नहीं, वो तो यूरेनियम के न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करके निकल गया। तो इसके लिए यहाँ पे स्लो न्यूट्रॉन बहुत ही जिम्मेदार होते हैं ये फिशन प्रोसेस को अंजाम देने के लिए, है ना। तो फास्ट न्यूट्रॉन हमें नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है पता है, पहली बार तो हम पहला स्लो न्यूट्रॉन भेजते हैं, जिससे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, जिससे ये प्रोसेस को हमने ट्रिगर कर दिया। लेकिन उसके बाद होता क्या है, एवरी फिशन में मान लो कि यहां पे यूरेनियम दो टुकड़ों में टूटा और उसने 3 न्यूट्रॉन बनाए। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन बनेंगे ना, पहले न्यूट्रॉन को हमने भेजा यूरेनियम के पास, ये 2 पार्ट में टूटा और यहां पे 3 न्यूट्रॉन अलग हुए। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन टूटे ना, ये न्यूट्रॉन तो स्लो ही था। अंजाम देने के लिए हमने इंटेंशनली स्लो न्यूट्रॉन को इसके ऊपर भेजा था, बॉम्बार्ड किया था, यूरेनियम ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और ये फिशन प्रोसेस स्टार्ट हुई, है ना। लेकिन स्टार्ट होने के बाद यहां पे जो 3 न्यूट्रॉन टूटते हैं, जो आगे जाके इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं, ये 3 न्यूट्रॉन भाई बहुत ही फास्ट होंगे, ये स्लो नहीं होंगे। उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। आप इतना समझ लो कि उसके पास करीब करीब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। तो भाई ये न्यूट्रॉन अभी क्या करेंगे, अगर कोई आगे जाके कोई एक न्यूट्रॉन चाहता है कि ये यूरेनियम न्यूक्लियस को वो बॉम्बार्ड हो जाए, उसके ऊपर जाके कोलाइड हो जाए, तो भाई ये नहीं हो पाएगा, वो उसको पेनिट्रेट करके निकल जाएगा। तो मतलब कि न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। सो इसका मतलब ये होता है कि हमें ये न्यूट्रॉन जो भी 3 अलग हुए फिशन प्रोसेस के बाद, ये तीनों न्यूट्रॉन को मुझे क्या करना है, स्लो डाउन करना है ना। मुझे पहले इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। अगर ये स्लो डाउन करते हैं तो ही वो आगे जाके फिशन प्रोसेस कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर वो इतनी ही तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे तो बीच में आने वाले न्यूक्लियस से वो पेनिट्रेट करके निकल जाएंगे। भाई यहां पे फिशन प्रोसेस फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत ही जरूरी है, आफ्टर दिस फर्स्ट रिएक्शन, यहाँ पे जो पहली बार फिशन हुआ, हमने ट्रिगर कर दिया, तो जो न्यूट्रॉन यहाँ पे निकलते, और ये पहली बार नहीं, जितने भी ऐसे फिशन प्रोसेस होंगे, जितनी बार ऐसे न्यूट्रॉन एमिट होंगे, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे। तो ऐसे केस में हर एक बार यहाँ पे आफ्टर दी फिशन प्रोसेस जो भी न्यूट्रॉन यहाँ पे एमिटेड होते हैं, वो सारे न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने की जरूरत पड़ती है ना। तो उनको स्लो डाउन कैसे किया जाता है, तो स्लो डाउन करने के लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोलिजन बिटवीन, सॉरी, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू इक्वल मास। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू इक्वल मास, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एक फंडा। अगर आप 11th में पढ़े हो, कोलिजन के 2 टाइप थे, वैसे 3 टाइप होते हैं। एक इलास्टिक होता है, एक नॉन इलास्टिक होता है, या फिर इन इलास्टिक, जो भी बोलना है। और इसमें एक होता है कंप्लीटली इन इलास्टिक या फिर कंप्लीटली नॉन इलास्टिक, ठीक है। वैसे 3 कैटेगरी है, लेकिन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक, इन इलास्टिक, ऐसे 2 कैटेगरी में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीटली इन इलास्टिक को भी इन इलास्टिक में आप मान के चलते हो, तो ऐसे केस में इलास्टिक में आपने एक स्पेशल केस वहां पे डिस्कस किया था। ऐसे पेंडुलम के भी एग्जाम्पल आते हैं आपके पास। अगर ऐसा 100 पीस है तो आपने देखा होगा कि भाई एक यहाँ पे ऐसे पेंडुलम होता है और एक दूसरा उतने ही मास के एक पेंडुलम ऐसे होता है, वो ऐसे आता है, इसके साथ टकराता है। जब भी टकराता है तो टकराने के बाद होता क्या है कि ये वाला जो टकराया वो यहाँ पे
स्टेडी हो जाता है और दूसरा वाला ऐसे मोशन में आ जाता है ना, और वापस ये आके टकराता है तो वो स्टेडी हो जाता है और ये यहां से मोशन में आ जाता है, मतलब कि ऐसे टिक टॉक, मतलब कि ये इसकी मोशन इतनी ही रहेगी और ये वाले की मोशन इतनी ही रहेगी, है ना। ये टकराया, रुक जाएगा और इसको अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी दे देगा और वो यहाँ पे चलता बनेगा। फिर वापस आएगा यहाँ पे इसके साथ टकराएगा, ठीक है, और फिर वो ये सारी अपनी एनर्जी उसको दे देगा और ये रुक जाएगा और वो चलता बनेगा। तो यही होता है इलास्टिक कोलिजन के अंदर। अगर दो इक्वल मास इलास्टिक कोलिजन से टकराते हैं, अगर उन दोनों के बीच में जो टकराव होता है वो इलास्टिक होता है, तो ऐसे केस में दोनों एक दूसरे को अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर देते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं ना। हम यही वर्ड यूज करते थे ना वहां पे कि दोनों अपनी खुद की जो एनर्जी, दोनों के पास जो अपनी अपनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी को वो दोनों एक्सचेंज कर देते हैं। और शायद इसीलिए एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि ये पहले स्टेडी था, मतलब कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और जब ये कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आता है, इसके साथ टकराता है, तो ये अपनी एनर्जी इसको दे देता है और ये इसको दे देता है, तो ये अपनी जीरो एनर्जी इसको दे देगा, इसलिए वो रुक जाएगा, और इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी तो ये चलता बनेगा, है ना। तो ऐसा ही होता है ना। तो यही सेंटेंस आप यहां पे भी रिपीट कर लो, यही प्रोसेस यहां पे कैरिड आउट की जाती है, यही प्रोसेस का बेनिफिट यहां पे उठाया जाता है। क्या किया जाता है इसको स्लो डाउन करने के लिए? What one needs to do is to slow down the fast neutrons by the elastic scattering with light nuclei. यहां पे हाँ, एक ध्यान में रखना है कि ये न्यूट्रॉन को उसी के जैसे इक्वल मास वाले प्रोटॉन के साथ अगर टक्कर हो जाए तो हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज कर दे, तो ये न्यूट्रॉन थोड़े से स्लो डाउन, देखो ये कंप्लीटली इलास्टिक नहीं होगी, है ना, कंप्लीटली इलास्टिक प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक हम इसको स्लो डाउन, ज्यादातर एनर्जी वो अपनी रिलीज कर देगा और काफी स्लो डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए हैवी वाटर या वाटर के पार्टिकल को यहाँ पे यूज किया जाए, मतलब कि यहाँ पे द थिंग दैट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन इज कॉल्ड द मॉडरेटर, इसको मॉडरेटर बोला जाता है। एंड द रिएक्टर यूजेस वाटर या फिर हैवी वाटर, जिसको हम D2O बोलते हैं, या फिर ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर। तो यहाँ पे कुछ मॉडरेटर यहाँ पे यूज होता है, और मॉडरेटर के तौर पे ज्यादातर यहाँ पे वाटर या हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट मटेरियल यहाँ पे यूज होते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो ये ड्यूटेरियम और हमारे पास H2 मतलब कि हाइड्रोजन, तो उन दोनों के पास यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन है ना। तो जब भी ये न्यूट्रॉन, जब भी ऐसे स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो हाइड्रोजन एटम के साथ जब भी कोलाइड होंगे, तो ऐसे केस में क्योंकि न्यूट्रॉन का कोलिजन हो रहा है वहां पे एक प्रोटॉन जैसे, एक इक्वल, नियरर अबाउट इक्वल मास के साथ, तो ऐसे केस में वो काफी ज्यादा अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा, काफी ज्यादा अपनी जो एनर्जी है वो रिलीज कर देगा। तो ऐसे केस में अभी जो वो न्यूट्रॉन होगा टकराने के बाद वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे बीच में मॉडरेटर यूज किया जाता है। मॉडरेटर का काम यही होता है कि वो जो न्यूट्रॉन आफ्टर दी फिशन प्रोसेस रिलीज होते हैं उनको स्लो डाउन कर दे, है ना, कोलिजन के द्वारा स्लो डाउन कर दे, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो पहली दिक्कत ये आती है कि भाई न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना बहुत ही जरूरी होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या तोड़ निकाले हैं? मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेटर के तौर पे वाटर, हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है ना। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास दिक्कत क्या निकल के आती है? तो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मॉडरेटर इट इज पॉसिबल दैट द रेशियो के ऑफ नंबर ऑफ फिशन प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ फिशन ऑफ द प्रीसीडिंग जनरेशन में बी greater than 1. This ratio is called the multiplication factor and it is the measure of growth rate of the neutrons in the reactor. अच्छा, ये ध्यान से समझने वाली बात होती है। यहाँ पे हम कोई एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की यहाँ पे बात की गई है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अगर मैं यहाँ पे बताऊं, जिसको K से डिनोट किया जाता है, वो अल्टीमेटली क्या होता है? तो ये होता है कुछ रेशियो। किसका रेशियो होता है? तो भाई तो ये रेशियो होता है एमिटेड न्यूट्रॉन डिवाइड बाय सप्लाइड न्यूट्रॉन। मतलब कि मैंने कितने सप्लाई किए, उसमें से कितने वहां से प्रोसेस में से एमिट हुए, है ना। जैसे कि मैं न्यूक्लियर फिशन की बात करता हूं, ज्यादातर न्यूक्लियर फिशन में हम यही एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक यूरेनियम है, उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन को हम बॉम्बार्ड कर दे तो उसमें से दो सेम इक्वल टाइप के मास यहाँ पे जनरेट होंगे, न्यूक्लियस जनरेट होंगे, और 3 यहाँ पे न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज होंगे, है ना। ज्यादातर हम यही बोलते हैं बेरियम एंड क्रिप्टॉन यहाँ पे रिलीज होंगे और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज होंगे। तो देखो मैंने एक न्यूट्रॉन फेंका था तो यहां से मुझे बाहर कितने निकले? 3 निकले, है ना।
मैंने एक फेंका तो मुझे यहां से 3 निकले, आफ्टर दी न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस मुझे यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो सप्लाइड न्यूट्रॉन जो भी है, ठीक है, एंड एमिटेड, उसके सामने एमिट कितने हुए, ठीक है, ये दोनों का जो रेशियो था ना, एमिटेड बाय सप्लाइड न्यूट्रॉन, ठीक है, इसको ही बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, है ना, एमिटेड डिवाइड बाय सप्लाइड, ठीक है, इसी को बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। अभी ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमें क्या समझाता है, इससे हमें क्या पता चलता है, ये के की वैल्यू हमें क्या समझाती है, तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। फॉर ए सक्सेसफुल चेन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के शुड बी 1 व्हेन k is equals to 1 the reactor is said to be critical। मतलब कि यहां पे सक्सेसफुल चेन रिएक्शन के लिए हमारे पास ये k की वैल्यू जो भी है वो 1 होनी जरूरी है ना, लेकिन ये 1 होती है तो भी हम उसको क्रिटिकल बोलते हैं, है ना, हम क्रिटिकल बोलते हैं, मतलब कि यहां पे जितने सप्लाई मैंने किया उतना ही वहां पे इमिट भी होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि भाई मैं एक सप्लाई करता हूं और एक के सॉरी मैंने 5 सप्लाई किया और उसमें से मैंने देखा तो इमिट कितने हुए, सिर्फ 2 ही हुए, ऐसा ना हो, है ना, मैं 5 सप्लाई करता हूं तो एटलीस्ट 5 तो दिखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही तो मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा ना, क्योंकि ये न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस किसकी वजह से होगी, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस बाय न्यूट्रॉन की वजह से ही होगी ना। अगर न्यूट्रॉन टकराएंगे नहीं, मतलब कि न्यूट्रॉन अगर कोई और आगे जाके यूरेनियम न्यूक्लियस अगर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ऐसे केस में भाई न्यूक्लियर फिशन हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो न्यूक्लियर फिशन करवाना जरूरी है, यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन होगा तो फिर हमें वहां से एनर्जी रिलीज होती नजर आएगी, और वो एनर्जी रिलीज होगी तो आसपास का जो पानी है, चैम्बर के आसपास जो पानी भरा हुआ है, वो पानी जो भी है वो उसमें से हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा और गर्म होकर आगे की चैम्बर में स्टीम जनरेशन में जाएगा, और वहां से स्टीम जनरेट होगी, वो टरबाइन को घुमाएगी और फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, है ना। तो यहाँ पे ये फिशन प्रोसेस कंटिन्यू रखने के लिए एटलीस्ट हमें ये देखते रहना होता है कि भाई यहाँ पे सक्सेसफुल चेन रिएक्शन के लिए यहाँ पे के मेंटेन होना चाहिए, के की वैल्यू सक्सेसफुल चेन रिएक्शन के लिए 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें ये देखते रहना पड़ता है कि अगर मैंने 5 सप्लाई किए हैं न्यूट्रॉन तो उसमें से सामने भी एटलीस्ट 5 तो है कि उससे कम हुए, अगर कम हुए तो हमें उसको बढ़ाने की जरूरत है ना, उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1 shows दैट द सक्सेसफुल चेन रिएक्शन, ठीक है। तो सक्सेसफुल चेन रिएक्शन के लिए k एटलीस्ट 1 होना जरूरी है ना, रिएक्टर, और अगर जब भी k की वैल्यू 1 है तो रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल, ठीक है, रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो कि k की वैल्यू कम हो जाए तो if k becomes less than 1 then this reactor will become subcritical। मतलब कि ये ऐसा केस होगा कि जिसमें हम जितना सप्लाई कर, आप सोचो कि ये k की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी, जब एमिटेड की वैल्यू कम हो जाएगी और सप्लाइड ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म ज्यादा होगी और न्यूमरेटर वाली टर्म छोटी होगी। तो ऐसे केस में ये गुणोत्तर जो भी है हमारे पास, ये जो रेशियो निकल के आता है वो लेस देन 1 आएगा, है ना। और लेस देन 1 का मतलब यह कि मैं सप्लाई ज्यादा दे रहा हूं लेकिन वहां से इमिट नहीं हो रहा है ना, इमिशन उतना नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि भाई मैंने अगर 1 न्यूट्रॉन भेजा है तो उसमें से एटलीस्ट 3 मिले, 5 भेजे तो मुझे वहां से एटलीस्ट उसके 3 गुना, मतलब कि 15 न्यूट्रॉन वहां से बाहर रिलीज हो, ताकि यही प्रोसेस को आगे बढ़ाए और ज्यादा एनर्जी मुझे मिलती जाए, है ना, चेन रिएक्शन के लिए। लेकिन सोचो कि अगर मैं बोलूं कि भाई मैंने 5 यहां पे भेजे हैं और उसमें से सिर्फ 2 ही एमिट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे चेन रिएक्शन की प्रोसेस में कुछ प्लांट के अंदर, कुछ ये फिशन चैम्बर के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है कि भाई ये कुछ प्रॉब्लमेटिक है कि भाई सप्लाई हम दे रहे हैं ज्यादा लेकिन एमिट नहीं हो रहा है, तो मैं जितनी डिजायर्ड एनर्जी है मेरी वो तो अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। मेरे लिए तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा कि 5 मैंने भेजे उसमें से सिर्फ 2 ही एमिट हुए आफ्टर द फिशन प्रोसेस, तो 3 गायब हो गए, मतलब कि 3 तो मुझे लॉस हो गए। मैंने यहाँ पे सप्लाई दिया था, सप्लाई का लॉस हो रहा है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, तो k लेस देन 1 हो जाए तो बाय दैट रिएक्टर विल बिकम सब क्रिटिकल, मतलब कि अभी ये k की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए उसको बढ़ाना बहुत ही जरूरी हो जाता है ना। तो ये मेंटेन रखना पड़ता है। देखो ये छोटी वैल्यू नहीं होती है, मतलब कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो छोटे नहीं होते हैं, इसको मेंटेन करना बहुत ही जरूरत है। खैर इतना तो वहां पे है कि वहां पे सारी चीजें अभी डिजिटलाइज हो चुकी है, मतलब कि वहां पे कोई मैन मेड, मतलब वहां पे चैम्बर में जाएगा, वहां पे जाना पॉसिबल ही नहीं होता, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाता है जहां पे स्क्रीन के ऊपर, बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर वो सारी चीजें वहां पे आपको दिखती रहती है। तो उसका जो प्रोसेस का के है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वो आपको कंटिन्यूसली डिस्प्ले होता रहता है ताकि आप उसको यहीं से बैठे बैठे बटन दबा के कंट्रोल कर सको, ठीक है। अगर मान लो कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो इफ k बिकम्स ग्रेटर देन 1 द रिएक्टर विल बिकम सुपर क्रिटिकल, मतलब कि अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब की ओर आगे बढ़ रहा है ना। अगर हमने जल्दी से कंट्रोल नहीं किया
तो भाई ये कुछ भी गलत हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये k ग्रेटर देन 1 कब होता है, मतलब कि अगर मैं 5 सप्लाई करता हूं और मुझे एमिटेड 5 से ज्यादा मिल रहे हैं। देखो 5 से ज्यादा मिलना ये अच्छी बात है, 5 अगर मैं सप्लाई करता हूं मुझे 15 मिले तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर 5 सप्लाई कर किए हूं और यहां से 1500 मिल जाए तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो अभी ये रिएक्शन ना अनकंट्रोल हो रही है, ये कंट्रोल के बाहर जा रही है, तो धीरे धीरे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनती जाएगी, है ना। तो के ग्रेटर देन ज्यादा नहीं 1, मतलब कि के ग्रेटर देन 1 में भी अगर ठीक है कि भाई 5 सप्लाई किए, तो मैं सिर्फ इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि 5 सप्लाई किए तो 3 गुना 15 मिलते हैं, तो ये कंट्रोल में है। लेकिन 5 सप्लाई करते हो और मुझे 1500 मिल जाए तो ये अब कंट्रोल में नहीं है ना। तो अभी उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हमारी ही है, हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बिकम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको सुपर क्रिटिकल कंडीशन बोला जाता है, इसीलिए सुपर क्रिटिकल कंडीशन बोला जाता है ना। और काफी सारी चीजें ना यहाँ पे मतलब कि कंट्रोलिंग में भी हमें कुछ इतना मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, काफी सारी वहां पे ऑटोमेटेड सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे अगर के लेस देन 1 हो जाता है तो क्या करेंगे, के ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो क्या करेंगे, तो हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट हमने वहां पे ऑटोमेशन एस्टेब्लिश कर दिया है। तो जब भी के लेस देन होता है तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, के ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो ऐसे केस में कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है, तो अब वो समझते हैं। तो यहाँ पे ना कैडमियम और बोरॉन रोड को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो कैडमियम और बोरॉन रोड होते हैं ना, वो बहुत ही बड़े न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर माने जाते हैं, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में माहिर होते हैं, ऐसा आप मान लो, है ना। उनकी काबिलियत यही होती है कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो ये कैडमियम या फिर बोरॉन के रोड को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है टू मेंटेन द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1, ठीक है, टू मेंटेन द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1। अभी उनको ना हमें मैन्युअली मतलब अंदर घुसड़ने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली दे आर केप्ट ऑटोमेटिकली फॉर अ लॉन्गर और शॉर्टर लेंथ, मतलब कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन सिस्टम फिट होती है, जो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली के की वैल्यू के हिसाब से वहां पे प्रोग्रामिंग सेट होता है। अगर के की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ग्रेटर देन 1 हो जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए फिर उसको अंदर तक डीपली, उसको अंदर तक पूरी लेंथ मतलब कि काफी ज्यादा अंदर तक उसको धकेल दिया जाता है। और अगर यहाँ पे ये जो चैम्बर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है, ये रॉड, ये आपको दिख रहा है रॉड, तो यहां से अगर ज्यादा है, के ग्रेटर देन 1 है, तो इसको अंदर तक नीचे तक घुसड़ दिया जाता है, ताकि क्या है कि वो अंदर तक जाके वहां से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। और अगर के की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 है तो ऐसे केस में इसको यही रोड मेंटेन करेंगे, के की वैल्यू को लेस देन 1 है तो फ्यूल ज्यादा सप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे ज्यादा फिशन हो पाए, ज्यादा सप्लाई न्यूट्रॉन को सप्लाई करने के लिए यहाँ पे अपने आप उसको चैम्बर से आउट भी कर दिया जाता है, ताकि अगर वो अंदर रहेंगे तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे ना। तो उसके लिए अगर के लेस देन 1 चला गया है तो ऐसे केस में मतलब कि ये जो रॉड है वो कुछ ज्यादा ही मतलब कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना, कि ऐसा केस में क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो धीरे धीरे क्षय भी होता रहता है उसका, है ना, धीरे धीरे उसका डीके भी होता रहता है, ये डीके ही तो हो रहा है। तो ऐसे केस में वापस उसको ये जो रॉड होते हैं जो एब्जॉर्बर है न्यूट्रॉन के, उसको चेंबर से बाहर निकाला जाता है, ताकि वापस ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में आगे बढ़ती जाए और यहाँ पे के की वैल्यू मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये रॉड के द्वारा ये पूरी प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है और ये जो के वैल्यू है इसको मेंटेन की जाती है ना। तो आई होप सो कि आपको ये ट्रबल भी समझ में आ चुकी है और उसका हम कैसे उसको कंट्रोल में रखते हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चालू है ना। हाँ जी, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। नेक्स्ट इज दी थर्ड हमारे पास ट्रबल कौन सी आ जाती है, यहां पे थर्ड ट्रबल हमारे पास क्या निकल के आती है, देखो, इन ए चेन रिएक्शन एनॉर्मस हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस एट द टेम्परेचर इज लाइकली टू बिकम 10 टू द पावर 6 केल्विन। ये बहुत ही बड़ा टेम्परेचर होता है, बहुत ही बड़ा टेम्परेचर होता है ना, बहुत ही बड़ा टेम्परेचर होता है, 10 टू द पावर 6 केल्विन, आप इमेजिन करो। एंड द मॉडरेटर इन दिस इज यूज्ड फॉर द कूलिंग डाउन द फिशन मटेरियल एंड रिएक्टर। फॉर दिस कूलेंट्स आर यूज्ड, जैसे कि गैसेस, वाटर, मोल्टन सोडियम एक्सेट्रा आर पास्ड एज ए कूलेंट्स थ्रू दी ट्यूब इन दी रिएक्टर में हमें पता है कि बहुत ही जबरदस्त हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है ना। आपको पता होगा एक फिशन से वहां पे हमने कैलकुलेट किया था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है ना।
तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसा ना हो कि भाई वो हीट को भी अगर हम कंट्रोल करना भूल गए तो उसकी वजह से ब्लास्ट हो जाए, है ना। तो उसके लिए इसको कंट्रोल करने के लिए कूलेंट यूज होते हैं। कूलेंट का काम यही होता है बेसिकली कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, और उसके लिए यहाँ पे गैसेस, वाटर, मोल्टेन सोडियम एक्सेट्रा यहाँ पे पास किया जाता है कूलेंट के थ्रू, यहाँ पे कूलेंट के तौर पे यहाँ से पाइप के थ्रू, और उसको हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर लेके आ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से तीसरी जो ट्रबल आ सकती है इसको भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने देखी 3 ट्रबल आती है ना, 3 ट्रबल हमारे पास आती है। एक तो न्यूट्रॉन जो आफ्टर द फिशन प्रोसेस, ये समझना बहुत ही जरूरी है। जो पहली बार हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टार्टअप दे रहे हैं, तब जो हम न्यूट्रॉन भेजते हैं वो तो स्लो ही होता है ना, क्योंकि हमें ये फिशन प्रोसेस स्टार्ट करवानी है। लेकिन आफ्टर द फिशन प्रोसेस जो भी यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे अलग होंगे। वैसे मैंने आपको ये भी बताया फिशन प्रोसेस के अंदर जरूरी नहीं कि यूरेनियम ऐसे 2 ही बेरियम एंड क्रिप्टॉन में ही कन्वर्ट हो और 3 न्यूट्रॉन को देता हो, है ना। हमने देखा था कि यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस होती है ना। हो सकता है कि वो ये प्रोसेस में जाए, हो सकता है कि वो इसमें भी जा सकते, हो सकता है वो इसमें भी जा सकते हैं, है ना। लेकिन हम डिस्कशन के लिए यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, यही प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो ऐसे केस में हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है कि आफ्टर द फिशन जो भी न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, वो न्यूट्रॉन जो भी है, वो न्यूट्रॉन तो हैवी एनर्जी वाले होते हैं, तो उनको स्लो डाउन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो उसके लिए उनको क्या करवाया जाता है, उनको वाटर या हैवी वाटर के साथ, उसका मोलिक्यूल के साथ उसका कोलिजन करवाया जाता है। कोलिजन होने के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यहाँ के जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ये दोनों ना हम ये मान सकते हैं कि नियरर अबाउट द इक्वल मास है। तो उनके बीच में जो कोलिजन होता है वो नियरर अबाउट इलास्टिक मान सकते हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग ऐसे बोलने के लिए बोलेंगे, लेकिन प्योरली इलास्टिक नहीं होता है, इलास्टिक होता है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो वहां पे जो हाइड्रोजन एटम है उनके पास, जो उनके मोलिक्यूल के पास जो वाइब्रेशन एनर्जी है ना, वो वाइब्रेशन एनर्जी इनको मिल जाती है, और इनकी जो हायर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, वो इनको मिल जाती है। तो इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज कर लेते हैं, और इसकी वजह से वो स्लो डाउन हुए हैं ऐसा हमें लगता है ना। वो स्लो डाउन हो गए हैं ऐसा हमें लगता है ना। और इसी की वजह से वो स्लो डाउन न्यूट्रॉन आगे जाके किसी और यूरेनियम के साथ वो कोलाइड होके ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो हमारा डिफिकल्टी है, हमारा फर्स्ट डिफिकल्टी है, जो फर्स्ट हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आता है के वैल्यू को मेंटेन करना। सक्सेसफुल चेन रिएक्शन के लिए के की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे के लेस देन 1 हो जाता है तो ऐसे केस में वो सब क्रिटिकल माना जाता है कि मैं सप्लाई दे रहा हूं 5 न्यूट्रॉन का, और मुझे वहां पे फिशन प्रोसेस के बाद सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं, है ना। और ज्यादा ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 हो जाए तो वो सुपर क्रिटिकल हो जाता है कि भाई मैं दे रहा हूं 5 से 15 निकलते तो सही है, लेकिन 5 से सीधा 1500 निकल जाए तो वो कंट्रोल में नहीं है, वो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी, तो अभी वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनने की तैयारी में है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कैडमियम या फिर बोरॉन के रोड को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। वो ऑटोमेटिक होता है, अंदर प्रोग्रामिंग सेट होता है। अगर वैल्यू कुछ वैल्यू से थ्रेशोल्ड लेवल सेट है के का, उससे ग्रेटर देन हो जाती है तो ऐसे केस में वो रॉड अपने आप अंदर तक चले जाते हैं और वहां से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके लेके आ जाते हैं, है ना। और अगर वो के लेस देन 1 है तो अपने आप वो चेंबर से बाहर भी चले जाते हैं, ताकि ये प्रोसेस वापस अपनी के वैल्यू को मेंटेन कर दे अपने आप, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोसेस से हम ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम होता है वेरी मच हायर हीट एनर्जी, है ना। तो ये जो हीट एनर्जी यहाँ पे ड्यू टू दिस प्रोसेस, यहाँ पे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 10⁶ केल्विन के बराबर होती है, उसके मैचिंग में होती है, उसके बराबर होती है। तो ऐसे केस में ये बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, तो उसको भी ये उसको भी ठंडा करने के लिए हम यहाँ पे कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गैस, वाटर या मोल्टेन सोडियम को कूलेंट के तौर पे यहाँ पे ट्यूब में से पास करके, रिएक्टर में से पास करवाया जाता है, ताकि वो क्या करते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर ले जाते हैं, तो ये टेम्परेचर भी मेंटेन रख सके। तो ऐसी 3 डिफिकल्टी हमारे पास आती है जिसको हम रिजोल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही एक, हम मान सकते हैं कि अगर हम कंट्रोल वे में इसको यूज करते हैं, अगर हम इसको कंट्रोल वे में यूज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, क्योंकि यहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना। ये सबसे बड़ा सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो डेंजरस भी उतना ही है। क्या इसका कोई डिसएडवांटेज भी है? जी हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर का डिसएडवांटेज भी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे जो वेस्ट निकलता है ना, हर एक जगह पे हमें वेस्ट दिख रहा है। ये नेचुरल तो प्रोसेस है, नेचुरली बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई ये प्रोसेस में जो भी वेस्ट निकलेगा वो मतलब कि नेचर में ऐसे ही आप छोड़ दो तो अपने आप डिजोल्व हो जाएगा, नहीं।
उसको टाइम लगता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, डीके होने में टाइम लगता है, हमें पता है कि उसको कितना टाइम लगता है, सालों के सालों निकल जाते हैं, है ना, और उसको कंप्लीटली डीके होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि द फिशन प्रोसेस इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर्स जनरेट द कंसिडरेबल वेस्ट प्रोडक्ट्स। अभी यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकलती है उसका क्या, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है ना, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। दिस न्यूक्लियर वेस्ट नीड स्पेशल केयर फॉर ट्रीटमेंट सिंस दे आर रेडियो एक्टिव एंड हैजार्डियस। देखो सीधी सी बात है कि इसको ऐसे मतलब कि जो वेस्ट निकला है, चलो इसको पैकेट में बंद करो, काली कपड़े में इसको लपेट लो और बाहर गार्बेज बैग में फेंक दो, तो उससे नहीं चलेगा। वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो अनस्टेबल है, अंदर से एनर्जी रिलीज करते हैं, हमें पता है कि कितने अमाउंट की एनर्जी रिलीज करते हैं, गामा रेस को रिलीज करते हैं। अगर वो अनस्टेबल है, अगर वो स्टेबिलिटी चाहते हैं तो वो कोई भी डीके कर सकते हैं। अरे उससे बड़ी चीज कि अगर वो एक्साइटिंग स्टेट में है, अगर ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे तब यहाँ पे गामा रेस को भी रिलीज करेंगे और वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, हमें पता है, डीएनए को भी पेनिट्रेट करके निकल सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज इसका है। सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये है कि भाई सेफ्टी मेजर्स, इसके लिए जो इलाबोरेट सेफ्टी मेजर्स बोथ फॉर रिएक्टर ऑपरेशन एज वेल एज हैंडलिंग एंड रीप्रोसेसिंग द स्पेंट फ्यूल आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग दी कंट्रोलिंग प्रोसेस, क्योंकि रिएक्टर को कंट्रोल करना, देखो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है। ये न्यूक्लियर चैम्बर के अंदर जो भी फिशन चैम्बर के अंदर जो प्रोसेस हो रही है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक बार हमने स्टार्ट कर दिया फिर, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है क्या, हमारे पास वो ज्यादा अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो हमारे पास वो कैडमियम का रॉड है, इसको अंदर घुसड़ देते हैं, तो भाई उससे हमें नहीं, ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। लेकिन सोचो कि जो उसको अंदर बाहर कर रहा है, अगर वो सिस्टम ही फेल हो जाए तो क्या होगा। वो हाँ, उसके पास पीछे बैकअप में भी कोई प्लान तो होता ही है, लेकिन एक प्लान होना बहुत ही जरूरी है। अगर बिना प्लान के अगर ऐसे ही चालू कर रहे हैं तो ऐसे केस में ये मुमकिन नहीं होगा। तो ये बहुत ही बड़ी डेंजरस प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है और उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, है ना। ये ज्यादा देर नहीं लेगा न्यूक्लियर बॉम्ब बनने में। और अगर ऐसा होता है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है वो आप खुद ही यूट्यूब पे जाके हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो बॉम्ब अटैक हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था, तब क्या हुआ था वो आप वहां पे समझ सकते हो, वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। An appropriate plan is being evolved to study the possibility of converting radioactive waste into less active or short-lived material। क्योंकि हमें पता है कि ये जो मटेरियल होते हैं उसको कंप्लीटली डीके होने में बहुत साल लग जाते हैं, है ना। तो तब तक उसको क्या किया जाए, उसके साथ क्या किया जाए, क्या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ सकते। क्या उसको ऐसे ही मतलब कि किसी नेचर में सीधे एटमॉस्फेयर के संपर्क में ऐसे डाल दिया जाए, नहीं कर सकते। इसको किसी चैम्बर में बंद करके इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि वहां से उसका रेडिएशन बाहर ना आ पाए, है ना। और इसके लिए हमें एक अप्रोप्रिएट प्लान चाहिए, कुछ एक ऐसा मतलब ऐसी प्रोसेस चाहिए जिसके थ्रू हम उसके एक्टिविटी को या तो लेस कर दे, बहुत ही लेस कर सके, सप्रेस कर दे उसकी एक्टिविटी को, या फिर उसको शॉर्ट लिव मतलब कि उसकी जो लाइफ पीरियड है, एवरेज लाइफ है, उसको कम कर दे, है ना। तो इसके लिए हमें कुछ एक अप्रोप्रिएट प्लानिंग चाहिए कि अगर इतना हो रहा है तो उसको हमें किस तरीके से ये वेस्ट को ट्रीट करना है ना। तो ये इतना भी आसान नहीं होता है। हाँ, एनर्जी अच्छे से मिल पाती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि उसके वेस्ट को हम क्या करें, इसको हम कहाँ यूज करें, मतलब यूज तो करना दूर की बात है, इसको कहाँ फेंके, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। इसको ऐसे फेंका नहीं जा सकता है, इसको चैम्बर में एक एक वैक्यूम चैम्बर में बंद करके इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि भाई वहां से, और वहां पे भी वहां पे एकदम डेप्थ में चले जाना चाहिए ताकि वहां से रेडिएशन बाहर ना निकल पाए, है ना। बाहर निकला तो भाई फिर रेडिएशन आसपास फैलता जाएगा और ये बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन होता है ना। तो इसलिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है न्यूक्लियर रिएक्टर का। हाँ, हमने इसको पॉजिटिव वे में यूज किया, उसको कंट्रोल किया, उसके ऊपर कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके हम उसकी एनर्जी जो भी यहाँ पे रिलीज हो रही है उस एनर्जी में से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी की। लेकिन इसमें से जो वेस्ट निकलता है उसको संभालना बहुत ही डेंजरस होता है ना। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, कि वेस्ट को कैसे हम यहाँ पे उसको ट्रीट करें, है ना। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है। तो आई होप सो कि अभी न्यूक्लियर रिएक्टर आपको क्लियर हो चुका है, इसका वर्किंग क्या है, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। उसमें कौन से चैलेंजेस आते हैं,
हमें कौन से चैलेंजेस से हमें जूझना होता है ये अगर प्रोसेस से अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है तो। एंड सबसे बड़ी चीज डिसएडवांटेज इसका क्या है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी जो हमने यहाँ पे कर ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के रिलेटेड जो हमारी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 13.18। तो यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या दिया गया है। A 1000 megawatt fission reactor consumes half of its fuel in 5 years. How much uranium-235 did it contain initially? Assume that the reactor operates 80% of the time. मतलब कि it is the efficiency. 80% is the efficiency of this reactor. मतलब कि 80% टाइम ये चालू है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। टोटल टाइम में से 80% टाइम ये ऑपरेट हुआ है ना। That all the energy generated arises from the fission of this uranium-235 and that this nuclide is consumed only by the fission process. तो देखो यहाँ पे बेसिक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो आपको ये बोला गया है कि यूरेनियम का एक फिशन रिएक्टर है, एक फिशन रिएक्टर है जो 5 साल में हाफ फ्यूल कंज्यूम करके 80% टाइम ऑपरेट होके ये इतनी एनर्जी जनरेट कर रहा है ना। तो कितना जत्था उसने यूज किया होगा, इनिशियली उसका फ्यूल कितना होगा ये आपको पता करना है ना। इनिशियली आपको ये यूरेनियम कितना होगा वो आपको पता करना है कि जिसके हाफ जत्थे को उसने 80% टाइम ऑपरेट होकर 5 साल में इतना एनर्जी जनरेट कर लिया, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो एक आसान क्वेश्चन आपको पूछा गया है और हम इसको आसान तरीके से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अज्यूम दैट द मास ऑफ यूरेनियम, इनिशियली मास ऑफ यूरेनियम इज x ग्राम। मतलब कि कितना ग्राम का यहाँ पे था यूरेनियम इनिशियली मास ऑफ यूरेनियम 235 इनिशियली इज x ग्राम, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट मास ऑफ यूरेनियम 235 initially is x ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब यह होता है कि इनिशियल नंबर ऑफ एटॉम्स, इनिशियली तो इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स होंगे, है ना। तो इनिशियल नंबर ऑफ एटॉम्स इन यूरेनियम 235 वो कितने होंगे। तो अगर मैंने मास x ग्राम अज्यूम किया है तो ये x ग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स कितने होंगे इनिशियली, तो वो भी यहां पे लिख देते हैं। तो इनिशियल नंबर ऑफ atoms in uranium 235 is equals to, देखो मुझे पता है कि 230 ग्राम में कितने एटॉम्स होते हैं। सिंपल सा मैं यहाँ पे अगर बेसिक से अगर मैं इसको कंसेप्ट लगाऊं तो 230 ग्राम में मुझे पता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, मतलब कि 6.023 इंटू 10⁻23 इतने एटॉम्स होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि x ग्राम में कितने होने चाहिए, तो x ग्राम में होने चाहिए कितने, तो x को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो कितने होने चाहिए। बस ये क्वेश्चन आपको पूछना है तो आपको ये मिल जाएगा, इनिशियली कितने हो गए तो ये आपको मिल जाएगा। तो इनिशियली उसके अंदर कितने होने चाहिए, तो x मल्टीप्लाई बाई 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 235, ठीक है। इतने एटॉम्स इनिशियली उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। और हमें ये x कितना ग्राम हुआ होगा ये हमें पता करने को बोला है, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट अप्लाई करके ये वैल्यू लिख दी। अभी ध्यान से देखो, हमें पता है कि यूरेनियम के केस में यूरेनियम 235 प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिशन उसके उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हमें पता है, ठीक है। तो यूरेनियम 235 produces
अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर फिशन। ठीक है, तो पर फिशन अप्रोक्सीमेटली यूरेनियम प्रोड्यूसेस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर पर फिशन अगर इतनी एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कि एक एटॉम में से हमें इतनी एनर्जी मिलती है, तो अगर हम इतने एटॉम को अगर यहाँ पे कोलाइड करवाते हैं, फिशन प्रोसेस में एंटर करवाते हैं, ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। और शायद स्पेसिफिकली हमें उतनी नहीं लेनी है, हमें उसका आधा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है रिएक्टर कंज्यूम्स हाफ ऑफ इट्स फ्यूल, तो ये हो गया उसका पूरा फ्यूल, ये हो गया उसका पूरा फ्यूल। ठीक है, तो उसका आधा फ्यूल मतलब कि इसका डिवाइड बाय 2, इतना फ्यूल में से वो कितनी एनर्जी हमें 5 साल में मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं वो लिखूंगा कि टोटल एनर्जी गिवन बाय फ्यूल, सॉरी हाफ फ्यूल, यहां पे फ्यूल नहीं हाफ फ्यूल, हाफ फ्यूल बोला है ना, तो हाफ फ्यूल इन 5 years। ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए भाई इसका हाफ मल्टीप्लाई, क्योंकि पर फिशन इतनी है, तो इसके हाफ अगर एटॉम्स है तो उसके फिशन के बराबर कितनी होगी, तो इसको मल्टीप्लाई, इसके हाफ फिशन को मल्टीप्लाई, इसके हाफ सॉरी एटॉम्स को मल्टीप्लाई कर दो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो उतनी एनर्जी यहां पे हमें मिलेगी। तो x इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, हाफ मतलब कि डिवाइड बाय 2 × 235। ठीक है, ये हाफ की वजह से हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पर एटम हमें इतनी मिलेगी, है ना, पर फिशन पर एटम हमें इतनी मिलेगी, पर न्यूक्लियस हमें इतनी मिलेगी, तो इतने एटम्स सॉरी इसके हाफ एटम से हमें कितनी मिल सकती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। सो इट इज फर्दर मल्टीप्लाई बाय 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन मेगा को हम 10⁻6 बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻−19 लिखेंगे, ताकि ये एनर्जी हमें जूल में मिल जाए। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल सकती है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो कैलकुलेशन से हमें ये वैल्यू कितनी मिलेगी, चलिए देखते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 4.10076, या फिर अप्रोक्सीमेटली हम इसको 77 बोल देते हैं, इंटू 10⁻23 में से 19 निकल जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 4 और 6 मिलके हो जाएंगे हमारे पास 10, 10⁻10 टाइम्स x। ठीक है, तो इतना जूल एनर्जी हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना इसकी वैल्यू आई। अभी देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि भाई ये एनर्जी हमने फ्यूल के ऊपर से निकाली है ना, कि पर फिशन अगर इतनी है तो इतने फ्यूल में से कितनी निकल सकती है, लेकिन आपको उसकी वैल्यू दी गई है। आपको क्या बोला है, 5 साल में अगर ये रिएक्टर 80% ऑफ टाइम अगर ऑपरेशन में है, तो ऐसे केस में वो इतनी एनर्जी बना रहा है ना। तो अभी हम इसको भी लिखते हैं, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द रिएक्टर इन 5 years, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड by reactor in 5 years is equals to, हम कितने लिखेंगे, तो देखो 1000 मेगावाट जनरेट कर रहा है, 1000 मेगावाट मतलब कि 1000 इंटू 10⁻6। ठीक है, मेगा मतलब कि 6, और वो भी 80% टाइम में, मतलब कि 80% टाइम ही ऑपरेट में है ना। तो ऐसे केस में हम इसकी एफिशिएंसी 80% मतलब कि 80 डिवाइड बाय 100 इंटू, अच्छा कितने साल में, 5 साल में प्रोड्यूस कर रहा है, 5 साल में मतलब कि 5 years, जिसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 5 इंटू, एक साल के होते हैं 365 डेज, और 365 डेज में एक डे का होता है 24 घंटे, और 24 आवर्स तो मतलब कि एक घंटे का होता है 3600 सेकंड।
ठीक है, तो इतनी जूल एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर निकल के आता है। देखो यहाँ से ना ये 2 पॉइंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसके साथ, ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ। तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिलती है, चलो वो भी पता कर लेते हैं कैलकुलेट करके। तो ये आंसर हमारे पास आता है, देखो यहाँ पे ये जो 10, ये 10, ये 10⁻6, ये 10, और यहाँ पे दो 10 का स्क्वायर, मतलब कि 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 हो जाएगा, तो 10⁻10 हो जाएगा, तो उसके साथ कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए इसको हम सीधा 10⁻10 करेंगे। और ये 8, 5, 365, 24, 36, इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर गेटिंग दी आंसर 12614 400 इंटू 10⁻10 जूल, ठीक है। तो इतनी एनर्जी ये पावर प्लांट रिएक्टर, जो रिएक्टर है वो प्रोड्यूस कर रहा है ना। अभी हिसाब के तौर से देखें तो ये दोनों एनर्जी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने फ्यूल के ऊपर से कैलकुलेट किया और ये हमें रिएक्टर ने जो प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से हमें वैल्यू मिली, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो बाय कंपेयरिंग दिस रिजल्ट नंबर 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग रिजल्ट नंबर 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, देखो ध्यान से यहां पे क्या मिला हमें, 4.10077 इंटू 10⁻10 टाइम्स x, दैट इज इक्वल्स टू 12614,400 इंटू 10⁻10। देखो 10⁻10 10⁻10 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा, x का वैल्यू हमें मिलेगा 4.10077 डिवाइड बाय यहाँ पे 12614,400, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी वो चलिए पता कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये कैसे हुआ, मतलब ये वैल्यू तो छोटी आ रही है, हमने क्या गलती किया, 0 पॉइंट समथिंग, ओके, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये वैल्यू डिवाइड होगी, अरे बाप रे क्या गलती कर दी हम, बाप रे बाप। सर पहले मैथमेटिक्स सीख के आओ, कैसे किसको डिवाइड करना होता है यही आपको पता नहीं है, और पढ़ाने चले न्यूक्लियस। चलो सॉरी फॉर देट, हमने गलती किया यहाँ पे, कौन सी वैल्यू को किसके किसके साथ डिवाइड करना है। अच्छा ये 12614,400, इसको हम डिवाइड करेंगे 4.10077 से, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आता है। ओके तो इसका आंसर आता है 3076,105.21, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 3076.105 इंटू 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूँ, या फिर आपको इसको अप्रोक्सीमेटली लिखना है तो 3076 kg भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको kg भी लिख सकते हो, तो इतना आंसर हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया, कि चलो ये तो समझ में आता है कि आपने कैसे इसको सॉल्व किया। ये फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया, तो भाई ये आपको पावर दिया गया है ना, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है ना। तो यहां से वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, और क्योंकि वर्क को हम एनर्जी के बराबर मान ले तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगी, पावर इंटू टाइम। तो ये ही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ना। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। तो मैंने क्या किया, इतना पावर आपको दिया गया है और ये हमने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ठीक है। आप देखो ये टाइम को, आप देखो टाइम को 80% टाइम ये ऑपरेशन में था, मतलब कि ऑपरेट हो रहा था, 80% टाइम ऑपरेट हो रहा था, और ऐसे केस में इसने इतना पावर जनरेट किया है ना। तो ये हो गया पूरा टाइम और ये हो गया पावर, ठीक है। तो मैंने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया, दोनों को कंपेयर कर दिया, तो वी आर गेटिंग दिस आंसर, ठीक है, क्लियर। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।